नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे समाज शास्त्र बीए फिफ्थ सेमेस्टर का जो दूसरा पेपर होता है सोशियोलॉजी का, जिसमें आपको पढ़ना क्या होता है, जिसमें आपको पढ़ना होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी इन सोशल साइंसेस। उसके बारे में हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। चैप्टर संख्या 1 को आपने डिटेल से देखा, बहुत ही मेहनत के साथ मैंने उस लेक्चर को लिया। लगभग 1 घंटे 10-12 मिनट की क्लास थी और आप लोगों ने क्या प्यार दिया, उस पर बहुत जबरदस्त तरीके से आपने उसको प्यार दिया और आपने उसको देखा। और इसी श्रृंखला में मैं आगे बढ़ रहा हूं। सेकंड चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। मैंने आपको बताया था कि उसमें हम चर्चा किसके बारे में करेंगे, वैज्ञानिक शोध की प्रक्रियाओं के बारे में, यानी चरण के बारे में। वैज्ञानिक शोध के चरण जो होते हैं, स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक जो है रिसर्च, यानी जो सोशल रिसर्च है उसके कितने चरण होते हैं, उन चरणों के बारे में, कैसे कैसे रिसर्च होता है, पहले क्या करते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, फिर उसके बाद में क्या करते हैं, लास्ट में क्या करते हैं, इसी को चरण कहते हैं। उसी चरण को समझेंगे, फिर उसके बाद में लास्ट में हम जो है प्रैक्टिस सेट भी देखेंगे। यानी एक जबरदस्त प्रक्रिया के तहत मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। इससे जबरदस्त तरीके से आपको क्लास और कहीं पर नहीं मिलने वाली है। आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं। हेडिंग डालिएगा वैज्ञानिक शोध की प्रमुख प्रक्रियाएं, यानी कि स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। देखिए, अब हम प्रत्येक चरण में को एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, यह उदाहरण एक समाजशास्त्री के द्वारा शहरी क्षेत्रों में युवा वर्ग में बेरोजगारी और मानसिक तनाव के संबंध पर आधारित होगा। एक रिसर्च का मुद्दा मैं ले रहा हूं। क्या क्या मुद्दा है? शहरी क्षेत्रों में जो युवा वर्ग है, बेटा शहरों में जो युवा वर्ग है उसमें बेरोजगारी और मानसिकता के बीच में क्या संबंध है, यानी कि मानसिक तनाव। ठीक है, अगर वो बेरोजगार है तो उनमें मानसिक तनाव कैसे उत्पन्न हो रहा है? क्या बेरोजगारी मानसिक तनाव के लिए जिम्मेदार है, या मानसिक तनाव जो हो रहा है उसकी वजह से बेरोजगारी फैल रही है? बेसिकली वैसे तो बेरोजगारी की वजह से ही मानसिक तनाव होता है। क्या ये बातें सही क्या नहीं सही है, इसकी तह तक जाते हैं और इसकी जांच पड़ताल करते हैं। इसे जांच पड़ताल को ही रिसर्च कहते हैं। आइए इसकी रिसर्च को हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ये रिसर्च है क्या। ठीक है, विस्तार से इसके रिसर्च को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए, सबसे पहला चरण होता है अनुसंधान प्रक्रिया का, या फिर रिसर्च का, सोशल रिसर्च का, सामाजिक रिसर्च का। पहला चरण क्या होता है बाबू? पहला चरण ही आपका क्या होता है, देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला चरण होता है समस्या की पहचान करना। कोई समस्या है तो वो समस्या है क्या, समस्या किसे कहते हैं, समस्या किसे कहते हैं उसको जानना। तो सबसे पहली बात समस्या की पहचान करना, यह शोध प्रक्रिया का पहला चरण होता है और सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। इसी पर पूरा का पूरा जो शोध होता है, रिसर्च होता है, वह टिका हुआ होता है। इसमें यह तय किया जाता है बाबू कि किस विषय पर शोध हमको करना है, आखिरकार मुद्दा क्या है शोध का। ठीक है, शोधकर्ता को अपने आसपास के समाज में कोई ऐसी समस्या देखनी होती है जो कि उसके समाज में घटित हो रही है। ऐसी समस्याओं को जांचता है, उसको चुनता है, और उसको चुनने के बाद में फिर उस पर आगे की प्रोसेस करता है। तो उसी प्रोसेस में पहला प्रोसेस यही है, समस्या का चुनाव करना। ठीक है, जिसे गहराई से समझने की जरूरत होती है। आइए एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में मैंने यहाँ पर लिख रखा है उदाहरण। शोधकर्ता ने देखा, जैसे मान लेते आप शोध करने जा रहे हैं, आपने देखा कि शहरी क्षेत्रों में पढ़े लिखे युवा लोग जो हैं मानसिक रूप से तनाव से जूझ रहे हैं। पढ़े लिखे भी हैं लेकिन उनको क्या है, मानसिक तनाव है। तो आखिरकार वो मानसिक तनाव क्यों है, इसको समझते हैं। बातचीत से पता चला, जब हम बातचीत करने गए वहां पर हमने देखा, शहरी लोगों से, कई लोगों से बातचीत करा, 4-5 लोगों से पूछा, ऐसे युवा बेरोजगारों से पूछा कि भाई आपका तनाव क्यों है, आप क्यों जो है मेंटल रूप से आप जो है इतना तनाव से ग्रसित है, क्या सोच रहे हैं, क्या दिक्कत क्या है। तो उनमें से कई बेरोजगारी से पीड़ित है, यानी कि सभी लोगों ने कहा, अधिकतर इसे हमने 20 लोगों से पूछा तो 20 में से 15 लोगों ने कहा कि भैया हम बेरोजगार हैं, इसीलिए मानसिक तनाव बढ़ रहा है, क्योंकि हम पढ़े लिखे भी हैं और हमारे पास बेरोजगारी है। अब इस समय भारत में बेरोजगारी सबसे बड़ी जो है एक समस्या बनी हुई है, इसको कोई टाल नहीं सकता। जैसे कि अभी एसएससी वाले जो टीचर्स थे, सभी लोगों ने मेहनत की, सभी बच्चों के लिए, बेचारे मतलब बच्चे इतना दिन रात मेहनत करते हैं। अब सरकार को दिखता नहीं है कि भाई बच्चे अपना महतारी बाप वहां पर खेतों में हल चला रहा है, काम कर रहा है, एक एक पैसा आना ना पाई जोड़ करके बच्चा शहर में जाकर के पढ़ता है, रूम लेता है, 3-4 हजार रुपए महीने का रूम का रेंट देता है, 2 हजार रुपए रेंट देता है। अब तो पहले 2 हजार था जब हम लोग पढ़ते थे, अब तो रेंट बढ़ करके 3 से 4 हजार हो गया शहरों में। वहां पर कोचिंग संस्थाओं में दाखिला लेता है, पढ़ता है, वहां पर भी उसके पैसे खर्च होते हैं। कोचिंग संस्थाओं की फीस भी एक प्रकार से, ये तो ऑनलाइन का भला हो कि भाई बहुत कम पैसे में लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन में कम से कम 4-5 हजार रुपए फीस लगती है एसएससी वगैरह कोचिंग करने के लिए।
और जब बच्चा कोचिंग करता है, 1 साल 2 साल तक कोचिंग करता है, अपने घर को त्यागता है, अपने रिश्तेदारों को त्यागता है, अपना प्रेम उरेम सब छोड़ करके भाग जाता है बेचारा वो पढ़ने के लिए, एक फोन लेकर के दिन रात बनाता खाता रहता है, इधर उधर भटकता रहता है, कभी भूखे पेट सो जाना हुआ, कभी कुछ करना हुआ। ये बातें सरकार को नहीं दिखती। मैं जब पढ़ता था मैं सोचता था कि भाई काश सरकार एक काम करती, कोई बढ़िया अपार्टमेंट बना देती, हर शहर में एक ऐसा मतलब बढ़िया सा एक घर बना देती, अपार्टमेंट बड़ा बड़ा रूम, उसमें एक एक रूम रहता, उसमें दो दो बच्चों के लिए जो ऐसे तैयारी करते हैं उनके लिए फ्री कर देता, रहने के लिए फ्री कर देता, खाना अपने मन से बच्चे इधर उधर से खा लेते। ठीक है, सरकार किस पर व्यय कर रही, सरकार जो है तमाम चीजों पर व्यय कर रही। क्या सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन उनको व्यय करना चाहिए, लेकिन वो चीजें जो है सरकार ना व्यय करो यार, आप कुछ मत दो, लेकिन महतारी बाप का पैसा जो है खर्च करता है, लड़का मेहनत करता है, पढ़ता है, और पढ़ने के बाद में जब उसका फार्म नहीं निकलता है, फार्म में गड़बड़ी हो जाती है, या फिर दुनिया भर का टीम टाम होता है, ठीक है, कि भाई कभी कॉपी नहीं चेक हुई, कभी या फिर कभी लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, कभी कुछ भी हो गया, इन सभी मुद्दों को सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। अब जब टीचर इसका मुद्दा उठा तो टीचर को जो है आप जो है पुलिस आती है, लाठी चार्ज करती है, फिर जो भी कुछ होता है इस मुद्दे पर तमाम चीजें हुई, ठीक है, मैंने देखा। तो कहीं ना कहीं पे ये चीजें बिल्कुल गलत हो रही हैं, चीजें बिल्कुल सही नहीं है, चाहे एक टीचर के दृष्टिकोण से देखें, चाहे एक स्टूडेंट के दृष्टिकोण से देखें, चाहे एक सामाजिक जिम्मेदार व्यक्ति होने के दृष्टिकोण से देखें। तो आजकल युवा मानसिक तनाव में क्यों नहीं जाएगा, इसीलिए मैंने इस मुद्दे को चुना, ताकि मैं इस मुद्दे के हिसाब से आपको बता सकूं कि इस समय क्या चल रहा है देश में। सरकार को इस मुद्दे पर सोचना चाहिए। क्या सरकार के लोग नहीं देख रहे हैं इस मुद्दे को कि भाई जो है बेरोजगारी कितने चरम पर है, अपने कितने लोग बेरोजगार हैं। ये तो कहो यूट्यूब का भी भला हो, यूट्यूब आ गया तो हम लोग थोड़ा बहुत कुछ कमाने उमाने लगे, नहीं तो कुछ भी नहीं था। इसे हम लोग भी ऐसे आज बैठे होते, कहीं पर कुछ नहीं मिलता होता, खाने खर्चा तो मिल रहा है, थोड़ा बहुत तो चल रहा है काम काज। तो कहीं ना कहीं पे आज युवा जो है, चाहे शहरी युवा हो चाहे गांव का, शहरी युवाओं के पास तो कुछ इधर उधर से आप टेक्निकली कुछ लोग कंपनी उपनी में जॉब करके नौकरियां पा लेते हैं, लेकिन गांव वगैरह में कोई जो है सुविधा नहीं होती नौकरी करने की। सीधा या तो भाई मजदूरी करो, दिहाड़ी वाला ईटा गारा दो जाकर के, तो फिर दिल्ली चले जाओ पीओपी घोरो, यही काम होता है गाँव के बच्चों का। गाँव के बच्चे में से कुछ भी नहीं करता, पढ़ा लिखा रहे तो जाकर के पीओपी करता है, ईटा गारा दो, यही सब काम है कि दूसरे खेतों में मजदूरी करो जाकर के। ठीक है, तो कब दिखेगा सरकार को, सरकार की योजनाएं जो आती है नेता मंत्री लोग सब अपने खा लेते हैं, कुछ मिलता ही नहीं सरकार जाकर के जनता में। अब इस सरकार ने बहुत कुछ चीजें अच्छी की हैं, बहुत चीजें अच्छी की इस सरकार ने, लेकिन अब ये स्टूडेंट वाला मुद्दा जो है, इस पर ये सरकार पता नहीं क्या कर रही, क्या सोच रहे हैं इनके जो सलाहकार हैं, पता नहीं कैसे दिमाग के हैं वो सलाहकार, कि वो सलाह ही नहीं दे पा रहे कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बहरहाल जो भी कुछ मुद्दा हो, लोग बड़े लोग हैं, सोचेंगे जो सोचना होगा। बहरहाल हम लोगों का काम है भाई कि अपनी आवाजों को बुलंद करना, अपनी आवाजों को बताना, ताकि जो है सरकार तक बातें पहुंचे, सरकार उस पर निर्णय ले कुछ। तो, तो बातचीत से पता चला बेटा कि जो बेरोजगारी है उससे बहुत सारे व्यक्ति पीड़ित है, और जब बेरोजगारी से व्यक्ति पीड़ित है तो शोधकर्ता इसमें सोचने पर मजबूर कर देती है इस बात कि क्या बेरोजगारी और मानसिक तनाव के बीच में कोई ना कोई संबंध है। उत्तर आएगा हाँ, बेरोजगार व्यक्ति के लिए मानसिक तनाव हो सकता है, बेरोजगार व्यक्ति मानसिक रूप से प्रताड़ित तनाव हो सकता है, उसको ग्रसित हो सकता है, चिंता में मनोविकलता हो सकती है, उसको बहुत सारे मानसिक विकार हो सकते हैं उसके अंदर। वो सोचता रहेगा दिन भर के कैसे खाना आएगा, खर्चा कैसे, सब कुछ सोचेगा। तो ये प्रश्न उठता है कि क्या बेरोजगारी और मानसिक तनाव के बीच में कोई संबंध है। इसी प्रश्न का जवाब हम ढूंढेंगे, और इसी प्रश्न के जवाब ढूंढने के साथ साथ चीजें आगे बढ़ती रहेंगी। तो पहला क्या होता है, किसी भी सामाजिक शोध की प्रक्रिया का पहला चरण होता है समस्या की पहचान करना। समस्या का पहचान हमने किया, समस्या क्या है, एक मानसिक तनाव की, और वो मानसिक तनाव किस वजह से हो रहा, बेरोजगारी की वजह से। अब दूसरा चरण आता है बेटा शोध प्रक्रिया का शोध प्रक्रिया का दूसरा चरण है, शोध प्रक्रिया का दूसरा शोध विषय का चयन करना है। शोध का विषय क्या होगा, आपने समस्या का चुनाव किया, समस्या के बाद में शोध का विषय क्या होगा, किस विषय पर शोध करेंगे। अब क्या होगा, शोधकर्ता ने स्पष्ट रूप से एक विषय चुना, बेरोजगारी और मानसिक तनाव का परस्पर संबंध। ठीक है, क्या विषय हो गया, बेरोजगारी और मानसिक तनाव का परस्पर संबंध, एक विषय हमको मिल गया जो है रिसर्च करने का, शहरी युवाओं के संदर्भ में, क्योंकि गांव के बारे में नहीं, शहरी युवाओं के संदर्भ में हम देख रहे हैं। ठीक है, यह विषय सीमित है, शोध के योग्य भी है, और सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण भी है। आज समाज में सबसे बड़ा मुद्दा यही है, शहरी बेरोजगारी हो चाहे वो ग्रामीण बेरोजगारी हो, दोनों के बारे में बता रहा हूँ। कि शहरों में चूंकि ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा बेरोजगार है, गाँव में क्या है खेती पाती हो रही, खर्चा पर्चा थोड़ा बहुत खाने पीने को मिल जा रहा है।
अगर शहरों में कुछ कोई धंधा है काम ना करे तो व्यक्ति भूखों मर जाए, कोई खाने वाला खाना देने वाला नहीं। गांव में अगर क्या है तमाम भंडारा संडारा होता रहता तो उसमें लोग जाकर के खा भी लेते हैं, ठीक है। या फिर कोई तिलक ठनी किसी के यहाँ ब्याह ठना शादी ठनी उसमें भी कुछ दिन का खर्चा चल जाता है, लेकिन आपके यहाँ भी ठनता तो लोग आते हैं खाने के लिए। कई चीजें तो ग्रामीण और शहरी बेरोजगारी दोनों अपने चरम पर है। दोनों का एक ही सिस्टम है कि भाई वो मानसिक तनाव इसलिए है क्योंकि वो बेरोजगार है। इस मुद्दे को हमने विषय को चुनते समय आपको एक हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि विषय जो हो वो छोटा हो ताकि आपका रिसर्च अच्छा हो, कम समय में हो जाए, शोध के योग्य भी है और सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण भी है। इन तमाम चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। तो ये विषय का चुनाव कर लिया हमने। तीसरा चरण होता है सामाजिक जो है रिसर्च का, सोशल रिसर्च का, शोध समस्या का निर्माण करना, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, शोध समस्या का निर्माण करना। शोध समस्या का निर्माण, ये तीसरा चैप्टर आपका हम पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर का नाम ही यही है, शोध समस्या का निर्माण। उसको हम आगे की वीडियो में तीसरे चैप्टर में देखेंगे। तो यह चरण होता है विषय को और अधिक स्पष्ट करने का कार्य करता है कि विषय वास्तव में है क्या। इसमें शोधकर्ता यह तय करता है कि क्या अध्ययन करना है और क्यों अध्ययन करना है और कैसे अध्ययन करना है। यानी कि किसका अध्ययन करना है, क्यों अध्ययन करना है, कैसे अध्ययन करना है, ठीक है। इन सभी का यानी क्या अध्ययन करना है, क्यों अध्ययन करना है और कैसे अध्ययन करना है, इन तीनों मुद्दों पर जो है वो जो है जांचता है। उदाहरण के रूप में समझें। अब उदाहरण क्या है इसमें जैसे क्या बेरोजगारी से मानसिक तनाव बढ़ता है, पहला क्वेश्चन हमारे समझ उठा। दूसरा क्या कि किस आयु वर्ग के युवा अधिक प्रभावित होते हैं इससे, ठीक है। पुरुष और महिला समान रूप से प्रभावित होते हैं या नहीं, इस बात को, यानी ये भी एक प्रश्न हम हमारे समझ खड़ा होता है। तीसरा, इस प्रकार शोध समस्या को स्पष्ट किया गया है कि शोध समस्या क्या होती। तो ये क्या बेरोजगारी से मानसिक तनाव बढ़ता है, बिल्कुल हाँ बढ़ता है। किस आयु वर्ग के युवा अधिक होंगे, यानी कि कम से कम 18 साल से लेकर के 30 साल के लोग होंगे। पुरुष महिला दोनों लोग बेरोजगार हैं, तो इन सब दोनों लोग प्रभावित होते हैं। तो इस एक शोध समस्या का हमने क्या करें, शोध समस्या यही इन 3 क्वेश्चंस के माध्यम से शोध समस्या आपकी निर्धारित हो जाती है, ठीक है। अब अगला चरण आता है हमारा शोध समस्या का, सॉरी सामाजिक रिसर्च का, सोशल रिसर्च का अगला चरण है साहित्य में समीक्षा। अब हमने देख लिया कि क्या समस्या है या क्या क्वेश्चंस है, किसका बारे में हमको अध्ययन करना है। अब चूंकि समस्या हमको क्लियर हो गई तो अब हम क्या करें, शोध समस्या क्लियर है, अब साहित्य में देखेंगे कि उस शोध समस्या को लेकर के क्या चीजें बताई गई हैं, या पहले से कोई चीज उसके बारे में समस्या पर रिसर्च लिखा है कि नहीं लिखा है, कोई शोध का रिपोर्ट लिखी गई है कि नहीं लिखी गई है इसमें, ठीक है। सब कुछ हम जांचेंगे, पढ़ेंगे। यानी इस चरण में शोधकर्ता पूर्ववर्ती शोध हो, यानी जो पहले से शोध हुआ है, रिसर्च हुआ है, मान लेते हैं इस ग्रामीण जो शहरी बेरोजगारी को लेकर के जो मानसिक तनाव बढ़ा है, क्या इस पर किसी और ने पहले शोध किया है कि नहीं शोध किया, इसको हम जांचेंगे, पहले उसको पढ़ेंगे। तमाम सारी पुस्तकें जो इस पर लिखी गई उन पुस्तकों को देखेंगे, तमाम लेखों को पढ़ेंगे, इस पर रिपोर्ट तमाम लिखी गई रिपोर्टाज वगैरह उसको पढ़ेंगे। इन सभी का अध्ययन करता है लेखक, मतलब की रिसर्च स्कॉलर, और इससे वह यह समझ जाता है कि अब तक क्या काम हो चुका है इस मुद्दे पर और क्या काम उसमें बाकी है, और उस काम जो हुआ उसमें क्या कमियां रह गई हैं, उन कमियों को खत्म करता है, उसमें क्या चीजें छूट गई हैं उस रिसर्च में, उस रिसर्च को पूरा करता है, ठीक है। और एक कंप्लीट रिसर्च तैयार होता है जब हम इसके जो है साहित्य को पहले से जान लेते, पढ़ लेते कि भाई पहले से किन किन मुद्दों पर क्या क्या हो चुका है। उदाहरण के रूप में समझे, शोधकर्ता ने एनसीबीआई, एनएसएस मतलब कि एनएसएसओ और विश्वविद्यालयों की रिपोर्टों से जाना कि बेरोजगारी और डिप्रेशन में कुछ संबंध पाए गए हैं, लेकिन युवा आयु वर्ग पर विशेष अध्ययन की कमी रह गई, युवाओं पर बेरोजगारी को लेकर के कमी रह गई है। अब वो क्या करेगा रिसर्च स्कॉलर, इसी युवा वर्ग वाले जो बेरोजगारी है इस पर ज्यादा फोकस करेगा, ठीक है, क्योंकि इस पर कमी रहेगी। बाकी बेरोजगारी और डिप्रेशन में संबंध पाए गए हैं और उससे बताया गया है, कुछ जानकारी मिली है, तो उस जानकारी को, उसमें जो कमियां रहेगी उसको देखेगा, और उसके आगे जो भी और चीजें उसमें इंक्लूड की जा सकती है समय के अकॉर्डिंग उसको इंक्लूड भी करेगा, उसमें शामिल भी करेगा। पांचवा चरण होता है शोध समस्या का, वो होता है उद्देश्य का निर्धारण करना, यानी कि फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि अब हम क्या करेंगे, उद्देश्य निर्धारित करेंगे, यानी क्या उद्देश्य है, क्यों हम शोध कर रहे हैं। अब शोधकर्ता यह तय करता है कि वह शोध से क्या जानना चाहता है, यानी शोध करने के बाद में उसका क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से वह शोध कर रहा है, क्या जानना चाह रहा है। ये उद्देश्य शोध की दिशा प्रदान करते कि उस दिशा में वो जाएगा, ठीक है। उदाहरण के रूप में समझे, जैसे कि शहरी युवाओं में बेरोजगारी की दर को जानना, पहला उद्देश्य उसका होगा। दूसरा उद्देश्य होगा बेरोजगारी और तनाव के बीच में संबंध की पहचान करना। दूसरा उद्देश्य होगा कि आखिरकार कौन कौन से ऐसे संबंध है जो कि तनाव, मानसिक तनाव और बेरोजगारी के बीच में हो सकते हैं। तीसरा उसका जो उद्देश्य होगा, तनाव से निपटने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियां, यानी तनाव को खत्म कैसे किया जाए उसकी विधियों की भी जांच पड़ताल करेगा। यानी इन 3 उद्देश्यों के साथ वो आगे बढ़ेगा इस मुद्दे पर रिसर्च करते समय, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका छठवां जो चरण आता है जो है सामाजिक अनुसंधान का,
वो है परिकल्पना का निर्माण करना, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। अब हम क्या करेंगे, एक परिकल्पना निर्माण करेंगे कि भाई क्या क्या हमको करना है और किसका हमारा निष्कर्ष क्या निकलेगा, यानी एक पहले से हम सांचा बना लेंगे। परिकल्पना एक संभावित उत्तर होता है, नहीं उत्तर तैयार करेंगे क्या उत्तर हो सकता है, ठीक है, जिसे परीक्षण किया जाएगा बाद में, ठीक है, उसको तथ्यों के अकॉर्डिंग बाद में हम उसका टेस्ट लेंगे। जैसे कि H1 सकारात्मक परिकल्पना हम बना सकते हैं कि बेरोजगारी और मानसिक तनाव में सकारात्मक संबंध है, यानी कि पॉजिटिव संबंध है। दूसरा हम हाइपोथेसिस बना सकते हैं, हाइपोथेसिस 0 शून्य परिकल्पना, बेरोजगारी और मानसिक तनाव में कोई संबंध नहीं है, ऐसा भी हम कर सकते हैं। उसमें कर सकते हैं कोई संबंध है, इसमें कर सकते हैं कोई संबंध नहीं है। अब हम जब रिसर्च करेंगे, पूरा रिसर्च हो जाएगा, तो फिर जो परिकल्पना सही निकलेगी कि भाई ये निकल रहा है कि ये निकल रहा है, इस हिसाब से हम उस पे उसको फिट कर देंगे, ठीक है। सातवां चरण क्या होता है परिकल्पना निर्माण के बाद में, अगला होता है अनुसंधान विधि का चयन करना, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। अब हम ये देखेंगे कि रिसर्च हमको किस विधि के अकॉर्डिंग करना है, तो जानकारी हम कौन सी विधि से इकट्ठा करेंगे। इस चरण में क्या होता है, यह तय किया जाता है कि डाटा कैसे इकट्ठा किया जाएगा, डाटा का कलेक्शन कैसे किया जाएगा। जैसे कि सर्वेक्षण, सर्वे के माध्यम से हम करेंगे, सर्वेक्षण एक विधि होती है, ठीक है। साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के माध्यम से डाटा इकट्ठा करेंगे, जानकारी इकट्ठा करेंगे। या केस स्टडी मेथड, जिसमें हम किसी पर्टिकुलर परिवार, विषय, क्षेत्र, तो किसी भी एक व्यक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे, किसी एक क्षेत्र के विषय क्षेत्र के केस स्टडी के द्वारा करेंगे। या प्रयोगिक विधि के द्वारा, यानी किस विधि के द्वारा हमको अध्ययन करना है, एक विधि भी अपनाई जा सकती है, दो विधियां भी अपनाई जा सकती हैं, कई विधियां भी अपनाई जा सकती हैं रिसर्च में। तो इन सभी विधियों का प्रयोग करके हम जानकारी इकट्ठा करेंगे। जैसे कि शोधकर्ता ने सर्वेक्षण विधि को चुना, कि सर्वेक्षण विधि से हम इस समस्या का चुनाव करेंगे, और एक प्रश्नावली यानी कि क्वेश्चनर तैयार की, जिसमें युवाओं से उनके रोजगार की स्थिति, तनाव के लक्षण और जीवन शैली से जुड़े हुए प्रश्न रखे गए उस क्वेश्चनर में। प्रश्नावली विधि जिसमें लिखा रहता है कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्वेश्चन लिखा है उसके बारे में, तमाम क्वेश्चन लिखा है, वो क्वेश्चन युवाओं से पूछा जाता है, वो युवा लोग बताते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग उस पर रिसर्च किया जाता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक चीज अगर आप और ध्यान रखिएगा, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए पूरा कोर्स तैयार किया गया है, जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। 91 61 93 60 62 मॉडल पेपर रिसर्च, मॉडल पेपर रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास, चैप्टर वाइज क्लास, सबके माध्यम से आपका संपूर्ण सिलेबस कवर करने का प्रयास रहेगा। आप इस नंबर पर अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। 5th सेमेस्टर का 5वें सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। इसमें जब तक आपका 5th सेमेस्टर नहीं हो जाएगा तब तक आपकी क्लास करवाई जाएगी उस ग्रुप में जहां पर आपको जोड़ा जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आपको जोड़ा जाएगा। आपको इसके लिए एक फीस जमा करनी होती है, उस फीस में मात्र 100 रुपए फीस रखी गई है। इसी 100 रुपए फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था मिलेगी, केवल एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट का मिलेगा। आप अगर फीस जमा नहीं करना जानते तो किसी दूसरे से आप फीस जमा करवा सकते हैं, यानी कि गूगल पे, फोन के माध्यम से आप जो है 100 रुपए भेज सकते हैं इस स्कैनर पर मैं भेजूंगा जिस पर, और आपको ग्रुप से जुड़ जाएगा। वहां पर आपको क्या मिलेगा, ग्रुप में आपको लाइव क्लास मिलेगा, आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेगा, ठीक है, आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा सभी सब्जेक्ट का। इसके साथ साथ आपको पीडीएफ नोट्स के साथ साथ आपको यहाँ पर सब कुछ मिलेगा, रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास, महामैराथन क्लास, सब कुछ आपको मिलेगा। इसमें आपका पीडीएफ नोट्स जो होगा या लेक्चर्स होंगे वो एमसीक्यूज बेस्ड भी होंगे, ठीक है, एमसीक्यूज और आपके लिखने वाले यानी अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, टाइपिक क्वेश्चंस, मॉडल पेपर सब कुछ तैयार किए जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा, केवल एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि आपके दो मेजर सब्जेक्ट जो है, एक सब्जेक्ट के दो पेपर होते हैं, उन दोनों पेपर की तैयारी आपकी हो जाएगी, यानी कि दोनों पेपर एक सब्जेक्ट के, फिर दोनों पेपर दोनों सब्जेक्ट, यानी कुल मिलाकर के आपके 4 पेपर ये, और एक को करिकुलर पेपर होता है आपका एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल जबरदस्त का अनिवार्य पेपर, उसका पूरा तैयारी, यानी अनिवार्य पेपर हो और चाहे आपका मेन सब्जेक्ट हो, सबकी तैयारी विधिवत तरीके से पूरा विस्तार से मैं करवाऊंगा। तो कहीं पर आपको भटकने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको यहीं पर मिलने वाला है। शुक्ला डिपार्टमेंट के माध्यम से सब कुछ आपको मिलेगा, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, हिस्ट्री, इतिहास, सब कुछ, ठीक है। तुरंत जुड़िए, तुरंत एसएमएस कीजिए, और जब तक आपका 5th सेमेस्टर का पेपर नहीं हो जाएगा तब तक आपको इसमें पढ़ाया जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि 5वां सेमेस्टर और 6वां सेमेस्टर आपको एक साथ मिल जाए तो आप 5वां सेमेस्टर और 6वां सेमेस्टर एक साथ कर लेंगे। आपके लिए दोनों सेमेस्टर की फीस जो होगी 200 रुपए ना करके केवल 150 रुपए में अभी ऑफर चल रहा है। ये ऑफर मात्र लिमिटेड है, जल्दी जुड़ेंगे तो आपको मात्र 150 रुपए में 5th और 6th दोनों सेमेस्टर का एक साथ मिल जाएगा केवल 150 रुपए में। लेकिन एक सेमेस्टर का लेंगे तो 100 रुपए में, बाद में फिर से लेंगे तो फिर से 100 रुपए लगेंगे। इस तरीके से आपका अगर दोनों का एक साथ लेंगे तो आपको 50 रुपए छूट चल रही, जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं, सभी सब्जेक्ट का मिलेगा इसमें, ठीक है। चलिए अगला क्या होता है, 8वां जो आपका होता है नमूना चयन, यानी सैंपलिंग करना। सैंपल माने होता है कि छोटा सा सैंपलिंग करना, यानी जैसे मानते हैं शोधकर्ता जो है, शोधकर्ता या तय करता है कितने और किन लोगों से डेटा लिया जाना है, ठीक है। अब शोधकर्ता ने मान लेते 200 शहरी युवाओं कम से कम 18 से 30 आयु के वर्ग को चुना कि हमको
200 लोगों से बातचीत करनी है। इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल थे। सरल यादृच्छिक नमूना सैंपल जो होगा तकनीक का प्रयोग किया जाएगा और 200 लोगों को एक से जानकारी इकट्ठा की जाएगी और 200 लोगों के आधार पर पूरे शहरी समाज के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। मान लेते हैं सैंपलिंग क्या होता है। सैंपल माने छोटा सा पार्ट, जैसे कि मान लेते हैं पूरा समाज में कम से कम 2 लाख लोग हैं। अब 2 लाख लोगों के बारे में हमको जानकारी इकट्ठा करनी है, तो हम उस समाज के बारे में इसको से 200-300 लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेंगे और 2 लाख लोगों की विशेषता बता देंगे। यानी कि दूध होता है, दूध 1 ड्राम दूध है, उस दूध की क्वालिटी पता करनी है आपको, तो क्या करेंगे, दूध में से पूरा ड्राम थोड़ा नापेंगे आप, उसमें से एक सैंपल उठा लेंगे, डिब्बी में थोड़ा सा दूध लेंगे डिब्बे में, उस डिब्बे के दूध को आप मशीन में लगा देंगे जाकर के, जो डेयरी वाली मशीन होती है उसमें उसकी फैट वगैरह बता देंगे कितना फैट है इसमें, उसके अकॉर्डिंग उसका जो है मूल्य लग जाएगा। यानी कि उसका सैंपल यानी थोड़ा सा प्रोडक्ट उठा करके उसके बारे में पूरी जानकारी हम बता देते हैं। तो इस तरीके से आपका वो निकल आता है, ठीक है। तो सैंपलिंग के द्वारा हम पूरे यानी छोटा सा पार्ट का अध्ययन करते हैं और छोटे से पार्ट के अध्ययन के बाद में हम उसका पूरा विस्तार से जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, उसी को सैंपलिंग मेथड बोलते हैं। सैंपलिंग करेंगे। फिर नवा होता है डाटा संग्रह, यानी डाटा कलेक्शन करेंगे, डाटा को इकट्ठा करें जानकारी। अब वास्तविक डेटा एकत्र किया जाता है, इसमें फील्ड वर्क शामिल होता है, यानी जाकर के जहां पर घटना घटित हुई वहां पूरा जानकारी इकट्ठा की जाती है। शोधकर्ता ने युवाओं को प्रश्नावली दी और उनसे व्यक्तिगत साक्षात्कार भी किए, इंटरव्यू किया और जानकारी इकट्ठा करके डाटा को इकट्ठा किया। फिर डाटा का क्या करेगा, विश्लेषण करेगा और फिर निष्कर्ष निकालेगा डाटा को विश्लेषण करने के बाद में, ठीक है। इस चरण में डेटा का सांख्यिकीय विश्लेषण होगा, पूरा एक जो है सारणी और वर्गीकरण करके उसका व्यवस्थित अध्ययन किया जाएगा और निष्कर्ष निकाले जाते हैं, ठीक है। उदाहरण के रूप में क्या होगा, देखिए डेटा के विश्लेषण से पता चला कि बेरोजगार युवाओं में कम से कम 80% लोग जो हैं मानसिक तनाव के लक्षण उसमें पाए गए हैं, ठीक है। जबकि रोजगार शुदा जिसमें रोजगारी है, जो रोजगार है वो युवाएं केवल 30% ही मानसिक तनाव से ग्रसित है। अतः हम कह सकते हैं कि बेरोजगारी जो है मानसिक तनाव का एक कारण है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बेरोजगारी और मानसिक तनाव में स्पष्ट संबंध है। बेरोजगारी की वजह से जो ग्रामीण मतलब कि जो शहरी युवा है वो मानसिक तनाव से ग्रसित है, ये निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप पूरा निष्कर्ष निकाल सकते हैं। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं एक अच्छा शोध वही होता है जो समाज में व्याप्त समस्या की जड़ तक पहुंचे और समाज के हित में समाधान प्रस्तुत करे। ऊपर दिए गए उदाहरण में हम देखते हैं कि शोधकर्ता ने किस तरह एक सामान्य सामाजिक समस्या को वैज्ञानिक प्रक्रिया से गहराई से समझा, ठीक है। पूरा मैंने आपको समझाया। इस तरीके से आपका ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। इसमें आपने क्या क्या पढ़ा, तमाम चरण पढ़ लिए। एक बार फिर से मैं रिकॉल करवाता हूँ सारे चरण को, ठीक है। सबसे पहला चरण क्या होता है, सामाजिक समस्या का, समाज मतलब कि सामाजिक रिसर्च का, सोशल रिसर्च का पहला चरण होता है समस्या की पहचान करना। फिर समस्या की पहचान के बाद में शोध का विषय का चयन करना, फिर शोध समस्या का निर्माण करना, फिर साहित्य की समीक्षा करना, फिर उसके बाद में साहित्य समीक्षा के बाद में हम क्या करते हैं, उद्देश्य का निर्धारण करते हैं कि क्या उद्देश्य है मतलब कि इसका। फिर परिकल्पना निर्माण होता है। फिर जो होता है आपका अनुसंधान विधि का प्रयोग हमको चयन करना होता है। सैंपलिंग यानी नमूनाकरण करते हैं, फिर डेटा का संग्रह करते हैं और फिर उसके बाद में डेटा का विश्लेषण करते हैं, फिर निष्कर्ष निकालते हैं और फिर निष्कर्ष के बाद में फिर नियम कायदा अपना आ जाता है। निष्कर्ष में ही समानवीकरण कह सकते हैं या फिर जो है नियम का मतलब कि इसको बोल सकते हैं कि भाई हमने सिद्धांतीकरण कर दिया, ठीक है। और इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आइए इस चैप्टर से बनने वाले हम चीजों को और समझने का प्रयास करते हैं। विशेष टिप्पणी में आप कह सकते हैं कि एक अच्छा शोध वही होता है जो समस्या जिसमें स्पष्ट हो कि समस्या क्या है, उद्देश्य उसका एकदम से ठोस होना चाहिए, विधियां उपयुक्त तो है नहीं, जो वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करे वो विधियां एकदम से ठीक ठाक हो, वो किस किस शोध के लिए, किस समस्या के लिए किस विधि का प्रयोग ज्यादा उचित है उसका प्रयोग हमको करना चाहिए और निष्कर्ष समाज के लिए उपयोगी हो ऐसा निष्कर्ष निकालना चाहिए, तब एक शोध सही माना जाता है। ये चीजें आप लिख सकते हैं। अब इसका अध्याय संख्या 2 से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम समझ लेते हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सामाजिक अनुसंधान का प्रथम चरण क्या होता है। सामाजिक अनुसंधान का प्रथम चरण होता है किसी भी समस्या की पहचान करना। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैंने आपको विस्तार से बताया भी है, ठीक है। यानी कि शोध की प्रक्रिया का पहला चरण होता है किसी भी समस्या की पहचान करना। उदाहरण के लिए जैसे एक समाजशास्त्री यदि गांव में बाल विवाह की स्थिति पर शोध करना चाहता है तो पहले उसे यह पहचानना होगा कि बाल विवाह वहां एक गंभीर सामाजिक समस्या है अथवा बाल विवाह एक गंभीर समस्या नहीं है, ठीक है। समस्या पहचाननी पड़ेगी पहले। दूसरा प्रश्न आ चुका है, परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस किस चरण में बनती है। निष्कर्ष के समय बनती बिल्कुल भी नहीं, आंकड़ों के विश्लेषण के समय बनती बिल्कुल भी नहीं, ये प्रारंभिक चरण में हाइपोथेसिस का निर्माण होता है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है।
परिकल्पना तब बनाई जाती है बाबू जब समस्या स्पष्ट हो चुकी होती है, या एक संभावित उत्तर होता है जो शोध के माध्यम से सत्यापित या खंडित किया जाता है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, शोध डिजाइन यानी रिसर्च डिजाइन का उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है योजना बनाना कि शोध कैसे किया जाना है, इसी को शोध डिजाइन कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिएगा, शोध डिजाइन उस रूपरेखा को कहा जाता है जिसमें यह तय किया जाता है कि किस विधि से डेटा को एकत्रित किया जाना है और कौन से उपकरण उपयोग में हमारे आएंगे और कैसे हम डाटा का विश्लेषण करेंगे। इन चीजों को शोध डिजाइन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर प्रश्न, शोध डिजाइन आगे अगले यूनिट्स में आप पढ़ेंगे इन चीजों को। निम्न में से कौन सा चरण डेटा संग्रह से संबंधित है? अध्ययन की रूपरेखा बनाना, सैंपलिंग, निष्कर्ष निकालना, इससे डेटा संग्रह से रिलेटेड है। सैंपलिंग डेटा संग्रह से रिलेटेड कौन सा है? परिकल्पना परीक्षण करना है, सैंपलिंग करना। सैंपलिंग से हम डाटा इकट्ठा करते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं। सैंपलिंग वह प्रक्रिया होती है जिसमें पूरी जनसंख्या से कुछ प्रतिनिधि व्यक्तियों को चुना जाता है जिससे जानकारी एकत्र की। मैंने बताया दूध वाला सैंपल बताया था ना, दूध का सैंपल लेकर के छोटा सा डिब्बे में दूध लेते हैं और पूरे ड्राम के दूध की क्वालिटी बता देते हैं। पांचवा क्वेश्चन आ चुका है, प्रयोगात्मक विधि किस प्रकार की शोध में प्रयुक्त होती है? प्रयोगात्मक विधि जो होती है वो विश्लेषणात्मक शोध में प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर इसका डी में करेक्ट आंसर दिया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। आगे बढ़िएगा, विश्लेषणात्मक शोध में प्रयोग और परीक्षण के माध्यम से तथ्यों की पुष्टि की जाती है जिससे गहराई से निष्कर्ष निकाला जाता है। छठा क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न, शोध का अंतिम चरण क्या होता है? शोध का अंतिम चरण होता है निष्कर्ष और प्रतिवेदन प्रस्तुति तैयार करना, यानी रिपोर्ट तैयार करना, निष्कर्ष के बाद में प्रतिवेदन तैयार करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, शोध प्रक्रिया का अंतिम अंत तब होता है जब निष्कर्षों को रिपोर्ट या प्रतिवेदन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सातवां क्वेश्चन आ चुका है, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू किस श्रेणी का टूल होता है? इंटरव्यू किस श्रेणी का टूल होता है बेटा? ये प्राथमिक श्रेणी का टूल होता है इंटरव्यू। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्रत्यक्ष व्यक्ति से जानकारी लेने की प्रक्रिया को प्राथमिक स्रोत कहा जाता है, प्राथमिक डाटा कहा जाता है। आठवां प्रश्न, डेटा विश्लेषण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? डेटा को भूल जाना, डेटा को रंगीन कर बनाना, निष्कर्ष निकालना, डेटा को एकत्र करना। निष्कर्ष निकालना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डेटा विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य होता है संग्रहित आंकड़ों के आधार पर किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचना। 9वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है, साहित्यिक समीक्षा लिटरल रिव्यू का क्या महत्व होता है? पिछले शोधों की नकल करना, बिल्कुल भी नहीं। नए विषय को ढूंढना, बिल्कुल भी नहीं। समस्या की स्पष्टता और दिशा तय करना, बिल्कुल सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिछले शोधों की समीक्षा करने से नए शोध के लिए स्पष्ट दिशा और संदर्भ मिल जाता है कि भाई कौन सा शोध हो चुका है, कौन सा नहीं हुआ है। जिस पे नहीं हुआ है उस पे हम आगे बढ़ जाते हैं। 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, परिकल्पना परीक्षण किस चीज का परीक्षण करता है? निष्कर्ष का बिल्कुल भी नहीं, डेटा की प्रामाणिकता का नहीं, शोधकर्ता की सोच का भी नहीं करता, ये अनुमान की सत्यता का जांच करता है। परिकल्पना परीक्षण जो होता है ये अनुमान की सत्ता, हमने अनुमान लगा करके हम परिकल्पना बनाते हैं, अब उस अनुमान की जांच करते हैं जब हम पुष्टि करते हैं, अंतिम में निष्कर्ष निकालते हैं। परिकल्पना एक प्रकार का पूर्व अनुमान होता है, सिद्धांत से पहले या निष्कर्ष से पहले का अनुमान होता है कि यह निष्कर्ष निकल सकता है, जिसे शोध के द्वारा प्रमाणित या खंडित किया जाता है बाद में। अगला क्वेश्चन से 11 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, समस्या का निर्माण करते समय सबसे पहला कार्य क्या होता है? परिभाषा देना, लक्ष्य निर्धारित करना, या फिर साक्ष्य इकट्ठा करना, या फिर शंका प्रकट करना। कोई भी समस्या आप निर्माण करें तो उससे पहले उसकी परिभाषा दे दें। ए ऑप्शन यानी समस्या है क्या? शोध समस्या की स्पष्ट परिभाषा उसे समझने और समाधान की दिशा में बढ़ने का पहला कदम होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, साक्षात्कार की कौन सी विधि संरचित नहीं होती है? बताएं, साक्षात्कार की कौन सी विधि संरचित नहीं होती है? तो खुला साक्षात्कार यानी ओपन साक्षात्कार जो होता है ये संरचित नहीं होती है, बाकी सब संरचित होती है। खुले साक्षात्कार में प्रश्नों की पूर्व निर्धारित सूची नहीं होती है, इसमें शोधकर्ता मुक्त रूप से प्रश्न पूछ सकता है। 13 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, सामाजिक शोध में प्रयुक्त सबसे सामान्य विधि कौन सी है? सामाजिक शोध में प्रयुक्त सबसे सामान्य विधि जो है इनमें से वो साक्षात्कार विधि है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमेशा सामाजिक शोध में इंटरव्यू के माध्यम से जानकारी इकट्ठा कर ली जाती है। साक्षात्कार एक व्यवहारिक और आम विधि है जिसमें सीधे व्यक्ति से जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं जाकर के। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, शोध समस्या चयन के समय किस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए? उपयोगिता का बिल्कुल रखना चाहिए, और नव्यता का नहीं, चीजें नई नहीं हो बिल्कुल उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। व्यक्तिगत रुचि का भी ध्यान रखना पड़ता है। भ्रमपूर्ण विषयों का ध्यान नहीं रखना पड़ता है।
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन इसी का नहीं रखना पड़ता है। शोध का विषय स्पष्ट उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए, भ्रमपूर्ण विषय से अनुसंधान गलत दिशा में जा सकता है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन वीडियो का। डाटा संग्रह कौन सा उपकरण मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों डाटा का दे सकता है? डाटा संग्रह का कौन सा उपकरण यानी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बता सकता है? साक्षात्कार, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। इंटरव्यू के माध्यम से आप क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, साक्षात्कार के माध्यम से हम व्यक्ति के दृष्टिकोण, अनुभव, गुणात्मक के साथ साथ तथ्यात्मक मात्रात्मक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इस तरीके से आप लोगों ने चीजों को समझ लिया। अब अगला जो चैप्टर आएगा जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे अध्याय संख्या 3 के बारे में, बहुत ही विस्तार से जानने का प्रयास रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, थर्ड चैप्टर में हम लोग चर्चा करेंगे सामाजिक विज्ञान की शोध विधियों के बारे में। जबकि सामाजिक शोध विधियां तो ये आपका पेपर का नाम ही है। इसमें हम चर्चा करेंगे किसके बारे में? शोध समस्या का चयन यानी निर्माण कैसे किया जाता है। ठीक है।